MST CT JEE प्रिपरेशन विद अमोल सर चैनल में सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी। ये जो सेट थ्योरी है, ये सेट थ्योरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। सेट थ्योरी आपको JEE के सिलेबस में जो कैलकुलस आती है, कैलकुलस आपकी 30% कैलकुलस होती है, ये कैलकुलस में आपका हेल्प करेगा। सेट थ्योरी आपको सबसे पहले सेट थ्योरी पढ़ना है। सेट थ्योरी के बाद इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, और बाद में फिर एक बार कैलकुलस स्टार्ट हुआ तो फिर पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे। अब देख समझते हैं सेट थ्योरी में पहला कंसेप्ट सेट। पहले समझते हैं सेट क्या होता है। सेट डेफिनेशन लिखते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इस डेफिनेशन में जो भी वर्ड यूज हुए उसका मीनिंग समझते हैं। अब कौन कौन से वर्ड हैं? एक तो ये है आपका वेल डिफाइंड, मतलब कलेक्शन वेल डिफाइंड का मतलब क्या, और एक दूसरा कौन सा है? डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट तो विजुअल वर्ड है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग चीजें, डिस्टिंक्ट चीजें मतलब क्या? अलग अलग। अब समझते हैं वेल डिफाइन का मीनिंग। अब वेल डिफाइन क्या होता है? अब वेल डिफाइन का मीनिंग समझते हैं, तो वेल डिफाइन का मीनिंग लिखते, वेल डिफाइन मीन्स देयर इज नो confusion regarding exclusion or inclusion of objects or elements in a collection। अब देखो वेल डिफाइन का मीनिंग, वेल डिफाइन कोई कलेक्शन वेल डिफाइन होगा या वेल डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है? तो वेल डिफाइन का मतलब मीन्स देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन अ कलेक्शन। मतलब इन दो चीजों में आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दो चीजें कौन सी? एक तो इंक्लूजन करना मतलब जो भी समझो आपके पास कलेक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, वो मतलब इंक्लूजन। और एक्सक्लूजन मतलब कौन? एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मतलब हम इंक्लूजन करना मतलब उसका समावेश करना या समाविष्ट करना, और एक्सक्लूजन करना मतलब बाहर निकालना। इन दो चीजों में आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट आपके कलेक्शन में आ रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। मतलब ये आपको श्योरिटी होना चाहिए, आपको 100% ये बताना आना चाहिए कि ये एलिमेंट इस सेट में नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं, उस कलेक्शन को बोलते हैं वेल डिफाइंड। या सिंपल सी लैंग्वेज में वेल डिफाइंड मतलब एक क्राइटेरिया होता है, ये क्राइटेरिया हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर किसी कलेक्शन का हर एलिमेंट ये क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करेगा तो उस क्राइटेरिया को ही बोला जाता है वेल डिफाइंड। ठीक है, मतलब कोई कलेक्शन, अगर हमको कोई कलेक्शन को सेट बोलना है तो उस कलेक्शन के पास एक पर्टिकुलर, उस हर एलिमेंट ने उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो हर एलिमेंट पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा तो उसी क्राइटेरिया को हम डेफिनेशन बोलते हैं, वेल डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते, कुछ कलेक्शन देखते कि जो कलेक्शन आपके सेट नहीं होंगे, फिर बाद में देखते कुछ एग्जांपल्स कि जो कलेक्शन आपके सेट होंगे। तो देखो कुछ एग्जांपल देखते, some examples which are not set। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते, कुछ ऐसे कलेक्शन देखते कि जो कलेक्शन सेट नहीं होंगे। अब पहला कलेक्शन, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ
good players, collection of good players in Indian cricket team. इंडियन क्रिकेट टीम, देखो इंडियन क्रिकेट टीम के जो गुड प्लेयर का कलेक्शन है वो कलेक्शन देखते हैं वेल डिफाइन है क्या नहीं है। अब किस टाइप के प्लेयर्स बोल रहे हैं, किस टाइप के प्लेयर्स बोल रहे हैं, गुड प्लेयर्स बोल रहे हैं, गुड प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स। अब ये गुड प्लेयर होना या नहीं होना ये कौन डिसाइड करेगा। अब गुड प्लेयर होना या नहीं होना ये मेंटेलिटी टू मेंटेलिटी पे वेरी करता है, ठीक है। अगर समझो मैंने क्लास में, आपके क्लास में अगर मैंने समझो पूछा कि आपके मतलब आप बताओ हमें क्या करना है, मैंने आपको एक काम बताया कि गुड प्लेयर का आपको कलेक्शन करना है, तो अभी गुड प्लेयर होना मतलब हर कोई आप अपने हिसाब से सोचेंगे कि हाँ मुझे तो विराट कोहली पसंद आता है, ये विराट कोहली गुड प्लेयर है, या तो MS धोनी गुड प्लेयर है, ये आप बोलेंगे। पर गुड प्लेयर होना, गुड प्लेयर होने के लिए कोई ऐसा गूगल पे आप सर्च करेंगे गुड प्लेयर तो ऐसा क्राइटेरिया नहीं होगा कि कोई मतलब इतने रन मतलब उतने रन बनाए या किसी ने इतने 6 बॉल में 6 छक्के मारे तो ये गुड प्लेयर। ऐसा गुड प्लेयर होने के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, हर मेंटेलिटी टू मेंटेलिटी वैरी होगा। अगर हम अपने देश में पूछेंगे हम विराट कोहली बताएंगे, अगर आपने अगर किसी दूसरे देश में पूछा कि भाई कौन सा गुड प्लेयर है तो उनके देश के प्लेयर का कोई नाम बताएगा। मतलब गुड प्लेयर का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन नहीं है, मतलब ये आपका कलेक्शन सेट नहीं होगा, तो इसको लिखते हैं नॉट सेट, नॉट सेट, तो ये आपका सेट नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कलेक्शन सेट नहीं है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, या तो मतलब इन वर्ड बोल सकते इन इंडिया। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अभी मोस्ट टैलेंटेड राइटर मतलब क्या कि मतलब ये इसको भी हम वेल डिफाइन नहीं बोल सकते। मोस्ट टैलेंटेड मतलब टैलेंट किसने डिसाइड किया, कौन सा मोस्ट टैलेंटेड राइटर है। अगर हर मतलब आपने अगर किसी को पूछा कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन से, तो वो जो भी समझो उसने अगर बुक्स पढ़े होंगे अच्छे, तो वो जो बुक्स उसके पसंद के होंगे, जो भी राइटर ने लिखे होंगे वही उसके लिए गुड प्लेयर मतलब गुड राइटर होगा। तो ये गुड राइटर होना भी ये भी वेल डिफाइन नहीं है। फिर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो कलेक्शन सेट नहीं बन सकते, और सेट नहीं बन सकते मतलब वो वेल डिफाइन नहीं होंगे। तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं कलेक्शन ऑफ richest people in our city। आपके सिटी में रिचेस्ट पीपल का आपको कलेक्शन करना है। अब रिचेस्ट पीपल का भी कोई डेफिनेशन नहीं होता कि मतलब आपके पास उतनी प्रॉपर्टी है तो आप रिचेस्ट कहलाओगे, ठीक है। तो कोई तो मजाक से बोलता है कि हम तो मन के रिचेस्ट है या तो दिल के रिचेस्ट है बोलते हैं। तो रिचेस्ट होना भी मतलब रिचेस्ट पीपल का कलेक्शन, तो ये भी आपका सेट नहीं होगा, ये भी आपका सेट नहीं होता, नॉट सेट ये कलेक्शन, और ये भी आपका सेट नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो होंगे, सेट की डेफिनेशन। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किस चीज में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, तो इंक्लूजन करना और एक्सक्लूजन करना, मतलब कलेक्शन के अंदर समावेश करना या समाविष्ट करना और बाहर निकालना, ये दो चीजों में एक तो 100% हमें बाहर निकालना मतलब बताना आना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये एलिमेंट ये ऑब्जेक्ट इस सेट में नहीं आ सकता, ठीक है। या तो हमें 100% ये बताना आना चाहिए ये आएगा, 100% आएगा, ठीक है। मतलब इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में स्वेरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो बाद में भी देखो, ये आप अच्छे से नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट निकालो,
और अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जो कलेक्शन सेट्स होंगे, कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कलेक्शन सेट्स होंगे। some examples of मतलब some examples which are sets, कुछ ऐसे कलेक्शन देखते हैं कि वो सेट होंगे। अब पहला कलेक्शन देखो, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अब देखो कौन से नंबर लिखने हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कैसे, लेस देन 20। तो ये क्राइटेरिया है आपका, कौन सा, कि मतलब दो बातें यहां पे, एक तो प्राइम होने चाहिए और दूसरी बात कौन सी, तो लेस देन 20 होने चाहिए। तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर है, वो लेस देन 20 है। तो अभी 20 से लेस देन प्राइम कौन से होते, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद में 17 और ये 19। अब देखो हम मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन कौन से प्राइम 20 से छोटा है। अगर हमने किसको भी पूछा, अभी 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछा, बेटा बताओ कि कौन से प्राइम ऐसे है कि जो 20 से छोटे, तो वही बताएंगे। अगर आपने किसी मैथ्स के टीचर को पूछा तो वही भी यही बताएंगे। आपने अगर किसी दूसरे देश में जाके पूछा, भाई इंग्लैंड में जाके पूछ रहे, तो बताओ बेटा ये ऐसे नेचुरल नंबर, ऐसे प्राइम्स कौन से जो 20 से छोटे, तो वही बताएंगे। मतलब वैरी नहीं हो रही है बातें, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, या तो इंक्लूजन में नहीं। अब ऐसे थोड़ी बोल सकता हूं मैं, अभी मैंने बोला 23, तो आप बोलेंगे ये क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये तो 20 से लेस नहीं है, ये प्राइम है पर 20 से लेस नहीं है, ठीक है। चलो तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये बता सकते हैं हम कौन कौन से आते, ठीक है, संडे मंडे जो भी होंगे, मतलब डे जो भी 7 डेज आते हैं वो हर किसी को पता है, मतलब कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये भी क्या होगा, आपका सेट होगा, ठीक है। वैसे तो हम एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज पढ़ने वाले, साथ साथ में 11th के जो स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज आते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो उसकी तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन वाला काम नहीं है कोई, ठीक है, तो वो भी पढ़ने वाले हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स such that collection of real numbers x such that x square is equal to 1। मतलब ऐसे रियल x बताओ कि इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 की स्क्वायर 1 आती और -1 की स्क्वायर भी 1 आती, तो ये 2 एलिमेंट होंगे। मतलब आपके समझ में आया होगा कि वेल डिफाइन का मतलब होता है या तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब पढ़ते, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ते सेट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें, या तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं सेट के बारे में। फर्स्ट ये तो हेडिंग डालते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते एक बार, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सेट इज
डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान में रखना है आपको, सेट को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब सच एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, ETC। मतलब हमेशा अगर आपको सेट बोला गया तो आपको हमेशा डिनोट करना है उसको कैपिटल लेटर से। दूसरी बात पढ़ते हैं सेट के बारे में। ऑब्जेक्ट्स या तो एलिमेंट्स या तो मेंबर्स जो भी सेट के ऑब्जेक्ट्स होंगे या तो एलिमेंट्स होंगे या तो मेंबर्स होंगे, आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जो भी आपको सेट के एलिमेंट्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा आपको स्मॉल लेटर से डिनोट करने हैं। ठीक है, थर्ड बात देखते, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट देखते, इन अ सेट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर सेट में इंपॉर्टेंट नहीं होती। एग्जाम्पल से समझते हैं ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होती मतलब क्या? अभी फॉर एग्जाम्पल कोई सेट लिखा है आपके पास A = 1 2 3 4। अब ये सेट अगर मैंने ऐसे लिखा 2 3 4 1 या तो ऐसे लिखा 2 4 3 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही सेट है। मतलब सेट में एलिमेंट्स की ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का पॉइंट समझते हैं। अब ये पॉइंट डेफिनेशन में आया। डेफिनेशन क्या है सेट की? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो फोर्थ नंबर का पॉइंट, इन अ सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। डेफिनेशन में ये पॉइंट आया। तो देखो मतलब क्या हो उसका? अभी कोई सेट है आपके पास 1 2 3 4 4 5। अब ये 4 एलिमेंट कितने बार रिपीट हुआ? 2 बार। तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये सेट में नहीं चलेगा। तो अभी इसको ऐसे लिखते, अब ये 4 4 2 बार आया तो उसको एक ही बार लिखो 1 2 3 4 5। मतलब आपको कोई भी एलिमेंट सेट में अगर 2 बार आ रहा है तो 2 बार आपको लिखना नहीं है, उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात समझते हैं, पॉइंट नंबर 5। अब ये पॉइंट नंबर 4 तक कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट निकालो इसके भी। देखो पॉइंट नंबर 5 पढ़ते अभी, पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 जो है वो देखो एक बार, पॉइंट नंबर 5। अब कोई सेट है हमारे पास, समझो 1 2 3 4 5। अब एक साइन आती है, इसको बोलते बिलोंग्स टू। क्या बोलते साइन को? बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब ये साइन एड्रेस बदल, मतलब एलिमेंट इस सेट का है या नहीं है। तो ये देखो 1 के बारे में क्या लिख सकते हैं? 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 ए का एलिमेंट है। 2 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। अब 6 के बारे में क्या लिख सकते हैं? 6 तो इसका मेंबर ही नहीं है, तो 6 के बारे में लिखते 6 डजंट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ये एप्सिलॉन वाला जो साइन होता है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ये एप्सिलॉन वाला साइन मतलब बिलोंग्स टू। और ये एप्सिलॉन वाले साइन को ऐसा क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, या तो सिंपल लैंग्वेज में नॉट बिलोंग्स टू। मतलब देखो 6 इसमें नहीं है। अब मैंने लिखा 8, तो 8 भी इसमें नहीं है, तो 8 डजंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई सेट के रिगार्डिंग, मतलब सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी। अब देखो कुछ जो सेट राइटिंग मेथड आती है वो सेट राइटिंग मेथड को समझते। अब सेट राइटिंग मेथड में कौन कौन सी मेथड आती है? 2 मेथड समझने हैं आपको सेट राइटिंग मेथड में। एक आता रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, या तो रूल मेथड भी बोला जाता है इसको। तो पढ़ते हैं, सेट
राइटिंग मेथड्स, सेट राइटिंग मेथड्स। अब सेट राइटिंग मेथड में फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या तो दूसरा नाम आता है उसका लिस्टिंग मेथड, या तो बोला जाता है टैबुलर मेथड, टैबुलर फॉर्म बोला जाता है, टैबुलर फॉर्म। मतलब देखो कौन कौन से नाम से आती है पहली मेथड, रोस्टर फॉर्म, या तो लिस्टिंग मेथड, या तो टैबुलर फॉर्म। अब यार रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में सेट कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट करते हैं सेट को, ठीक है। समझो फॉर एग्जांपल मुझे राइट करना है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। अब कौन से नंबर लिखने, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, ये नंबर मुझे लिखने। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, पहले तो कोई भी नाम दे दे सेट को, समझो मैंने ए नाम दे दिया, अब इक्वल टू का साइन, और ये ब्रैकेट में सारे के सारे एलिमेंट आपको इनक्लोज करने, इसको इस ब्रैकेट को बोला जाता है करली ब्रैकेट। अब कैसे नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। अब लेस देन 20 कौन से नंबर है, तो 1 से, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। मतलब क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट की, जो भी कलेक्शन में, जो भी सेट में एलिमेंट्स आएंगे, सब एलिमेंट की क्या करते, लिस्ट करते, और लिस्ट करने के बाद क्या करते, हर एलिमेंट को कॉमा देके सेपरेट करते, और सारे के सारे एलिमेंट लिखने के बाद ये ब्रैकेट आप क्लोज करते, मतलब इनक्लोज ना करली ब्रैकेट या करली ब्रासेस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो देखो क्या एक नोट, एक लाइन लिखते हैं इसके बारे में, रोस्टर फॉर्म के बारे में। In this method, list of all elements of set, each element separated by commas and enclose in curly brackets। देखो एक सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है, रोस्टर फॉर्म में अगर सेट को लिखना है तो कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में सेट को, सारे के सारे एलिमेंट की लिस्ट करते, हर एलिमेंट को कॉमा देके आपको सेपरेट करना है, और अभी सारे एलिमेंट लिखने होने के बाद आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट में उसको इनक्लोज करना है, ठीक है। ये होगा आपका रोस्टर फॉर्म। अभी बाद में जब भी या तो एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी, या तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, या तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, तब ये सारी बातें आपकी यूज होने वाली है, तब भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी एक एक दो एग्जांपल देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर कर दे। कंसेप्ट क्लियर बच्चों, देखो अब देखते हैं दूसरी मेथड आती है रूल मेथड, ठीक है। दूसरी मेथड कौन सी आपकी, रूल मेथड। तो ये भी एक सिंपल सी मेथड है सेट को राइट करने के लिए, रूल मेथड। सेकंड मेथड आती है आपकी रूल मेथड, या तो इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब रूल, देखो नाम में ही सब कुछ है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना नाम में सब कुछ है, तो नाम में ही सब कुछ है इसके, ठीक है। नाम से ही पता चलता है रूल मेथड या बिल्डर फॉर्म क्या है। अब इसका सेट बिल्डर कैसे बताया, बिल्डर मतलब क्या, बिल्डिंग बनाता है उसको बिल्डर बोलते हैं। अब ये सेट बिल्डर मतलब एक ऐसी सिंगल प्रॉपर्टी होती है या सिंगल रूल होता है, वो सारे के सारे एलिमेंट को क्या करता है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट उस रूल को सेटिस्फाई करते हैं,
ठीक है, मतलब बिल्डअप करते हैं, वो रूल सारे के सारे एलिमेंट को बिल्डअप करता है, सेट को बिल्डअप करते हैं, जिसे सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे एग्जांपल समझते हैं। अब मतलब जो भी कुछ सेट ऐसे होते हैं उसकी लिस्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला आपको राइट डाउन ऑल इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 0, तो नहीं कर सकते आप लिस्ट। ठीक है, तो देखो 0 and 1 के मतलब ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, कलेक्शन ऑफ irrational numbers between 0 and 1, तो 0 and 1 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल्स है, इनफाइनाइट रैशनल्स है, तो आप नहीं कर सकते लिस्ट। तो इसको अगर आपको लिखना है तो रूल मेथड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो रूल मेथड में अगर इसको, इस कलेक्शन को मुझे, इस सेट को रूल मेथड में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। सपोज मैंने इसको ना ए नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू एक्स such that x is irrational, x is irrational, x is irrational, और irrational और कंडीशन डाल देते 0 लेस देन x लेस देन 1, मतलब x, देखो x पे कंडीशन डाल दी थी, x is irrational, और irrational होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और एक दो एग्जांपल समझते रूल मेथड का। ठीक है, रूल मेथड में कैसे लिखते हैं, तो सेट रोस्टर फॉर्म में कोई एग्जांपल लेते और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको समझो ये सेट दिया है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब ये कौन से मेथड में, मतलब कौन से राइटिंग मेथड में, कौन से, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में, लिस्टिंग मेथड में। तो इसको कन्वर्ट करना है रूल मेथड में। तो रूल मेथड में कन्वर्ट करना है तो पहले रूल को समझते। अब रूल को कैसे समझते हैं, रूल को कैसे बनाते हैं, देखो अब देखो यहाँ का हर एलिमेंट कैसे लिखा सकता है, मतलब कैसे लिख सकते हैं। अभी 1 को लिख सकते हैं 1/1, ठीक है, 1/1, इसको लिखा 1/2, इसको 1/3, इसको 1/4, इसको 1/5। मतलब देखो जो भी जहां चीजें बदल रही है वहां वेरिएबल रख दो, और जहां चीजें नहीं बदल रही है, ये कांस्टेंट है 1, देखो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो ये रूल कैसे कैसे बनेगा। अब देखो ये रूल मैंने बनाया, समझो मैं बाद में समझा था आपको, 1/n। देखो रूल कैसे बनाया, 1/n, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 तो कांस्टेंट है, और ये n जो भी जो जहां चीजें मतलब जहां बदल रही है वहां वेरिएबल रख दो। तो देखो 1 के जगह पे 1 रख दो तो 1/1 आएगा। अब 1 के जगह पे यहां देखो n के जगह पे 1 लिख दो तो ये 1/1 आएगा, पहला एलिमेंट मिला। दूसरे बाद में n के जगह पे पुट कर दो 2 तो आपको 1/2 मिलेगा, n के जगह पे पुट कर दो 3 तो आपको 1/3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1/4, 1/5 मिलेगा। तो लिखते कैसे, देखो रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखते, तो रूल के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते a इज इक्वल टू, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, x इज इक्वल टू 1/n, और ये n पे कंडीशन डालते हैं। देखो n 1 2 3 4 5, तो n आ रहा है आपका नेचुरल का, 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और कौन से नंबर से छोटा है, 6 से छोटा है, तो n लेस देन 6। देखो x ऐसे पढ़ते